Namaste to everyone. I am here with the new topic and the new topic is oral evidence. ठीक है, ओरल एविडेंस आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है। तो ओरल एविडेंस की एक कोर्ट में, एक लॉ में क्या वैल्यू है, आज हम वो डील करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़े और चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, उसके एक्सक्लूजन्स पढ़ेंगे और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिससे आपको समझने में बहुत ईजी होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विथ कि ओरल एविडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। ओरल एविडेंस को हिंदी में बोलते हैं मौखिक साक्ष्य। मौखिक एक जनरल लैंग्वेज में ओरल समझते हैं। ओरल हो गया जैसे मैं और ए है और बी है आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, मुंह से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मौखिक हो गया। वही चीज़ अगर वो रिटन में देते हैं, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता उनके बीच में, ठीक है, या किसी तरह का डॉक्यूमेंट होता या ई डॉक्यूमेंट होता, ठीक है, कोई ई रिकॉर्ड होता, तो वो सब कुछ क्या हो गया आपका, वो रिटन हो गया। ठीक है, तो वो आपका किस में आ गया, आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। अब जो ओरल एविडेंस है, तो ओरल एविडेंस आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर 4 में दिया हुआ है। चैप्टर 5 में आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है। अब चैप्टर की बात की है तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, 11 चैप्टर्स हैं और पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, बहुत छोटा सा एक्ट है। कितने सेक्शन है टोटल, 167 सेक्शन है। उसके बाद आपका फोर्स में कब आया है, फोर्स में आया है आपका 1 सितंबर 1872 को। ये जो चीज़ें हैं 3-4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जुडिशरी के जो स्टेट के एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी एपीओ एग्जाम्स वगैरह में भी कई बार पूछ लेते हैं ये सब। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए आपकी। फिर एविडेंस जो है, एविडेंस हमने पढ़ लिया कि 4 और 5 में दिया हुआ है। देन ओरल एविडेंस इज नोन एज रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। अब अगर एक जनरल कॉमन मैन होगा तो वो तो ये बोलेगा कि भाई डॉक्यूमेंट में है, रिटन है, प्रूफ है, तो ये बेस्ट एविडेंस नहीं होना चाहिए। बेस्ट एविडेंस ये क्यों है कि कोई बोल रहा है वो बेस्ट एविडेंस है, क्योंकि अगर आप कोर्ट के सामने डायरेक्टली जाके जो चीज़ आपने देखी, सुनी, महसूस की, अगर आप खुद जाके बता रहे हैं कोर्ट के सामने, ठीक है, एज अ विटनेस, एज अ गवाह, तो बताइए फिर बेस्ट एविडेंस कौन सा हुआ, ये हुआ ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो गया कि रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस है क्यों ये। ठीक है, तो सेक्शन 59 और सेक्शन 60 डील करता है इस चीज़ के साथ। इनके इसका प्रिंसिपल दे रखा है बेस्ट एविडेंस का। देन कमिंग टू डेफिनेशन पार्ट, तो क्या सेक्शन 59 में आपकी डेफिनेशन दी हुई है ओरल एविडेंस की? नो, इट इज़ नॉट गिवन। वो एक जस्ट स्टेटमेंट दे रखा है आपका। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर दी नहीं ओरल एविडेंस की। नो, इट इज़ गिवन एक्चुअली, येस इट इज़ गिवन। इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप ओपन कर सकते हैं। सेक्शन 3 में आपका डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट की उसमें जब एविडेंस वाला पार्ट देखते हैं, सेक्शन 3 खोलेंगे, उसमें बहुत सारे हेड्स दिए हुए हैं। तो एविडेंस वाले में आपकी डेफिनेशन दे रखी है। तो डेफिनेशन कहती क्या है, ऑल स्टेटमेंट्स which court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to the matters of fact under inquiry। ठीक है, तो वो सारे स्टेटमेंट, मतलब वो सारे आपके स्टेटमेंट जो कि कोर्ट के सामने विटनेस ने खुद दिए हैं, ठीक है, इन रिलेशन टू द मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, मतलब जब मान लीजिए ट्रायल चल रहा है या इंक्वायरी हो रही है किसी तरह की, उस टाइम पे विटनेस ने अगर कोई स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो कि इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट, जो कि आपके रिलेटेड है फैक्ट इन इश्यू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, कनेक्टेड है किसी तरीके से, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके ओरल एविडेंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वो ओरल एविडेंस की तरह मान लिया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, रेलिवेंसी हो जाएगी उसकी। द वन हु कांट स्पीक, मतलब कि एक बात बताइए, अब ये तो हो गई कि किसी ने खुद जाके बोला, ठीक है, अब उस बंदे का क्या, जो बोल ही नहीं सकता। ठीक है, लाइक समवन इज देयर, मतलब ए है, वो बात नहीं कर सकता है ना, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो जो बोल नहीं सकता उसके लिए क्या है, उसके लिए भी है प्रोविजन। उसके लिए ये है कि वो या तो साइन लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, उससे कम्युनिकेट कर ले कोर्ट से। ठीक है, जिसके लिए आपका कोर्ट जो है एक इंटरप्रेटर भी रखता है जो कि इस चीज़ की बहुत अच्छी एक्सपर्टीज रखता है, तो वो उसमें हेल्प करता है उसकी। देन कमिंग टू आपका, या तो वो रिटन में दे दे, है ना, तो साइन लैंग्वेज, रिटन। अब जो अगर ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है,
तो साइन लैंग्वेज तो सुनने में लग रहा होगा कि ओरल एविडेंस है, बट ये रिटन में है तो ये तो ओरल एविडेंस नहीं होगा। नो, इट इज ऑल्सो ओरल एविडेंस। ठीक है, ये भी आप, क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना, एंड दैट सेम थिंग ही हैज गिवन इन रिटन फॉर्म, तो वो क्या हो गया आपका, वो भी ओरल एविडेंस हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत लोग लिख के आते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक है, तो ये ओरल एविडेंस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी कॉम्पिटेंसी क्या है कि जो बंदा बोल नहीं सकता, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता है अपने मुंह से, ठीक है, जो साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है या रिटन में दे रहा है, तो उसकी कॉम्पिटेंसी है इंडियन एविडेंस एक्ट में। यस, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 119। ठीक है, अब आ गया आपका सेक्शन 60। व्हाट इज सेक्शन 60? तो सेक्शन 60 बात करता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। वो तो हमें पता है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, तो इसमें नई बात क्या है, मतलब इतना एम्फेसाइज क्यों कर रखा डायरेक्ट पे, ज़रूरत थी इसको लिखने की। मतलब अगर डायरेक्ट नहीं लिखते तो तब भी पता है ना कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो डायरेक्ट है, तो मतलब क्यों इसको डायरेक्ट ऐसे करके दे रखा है, वो आगे पढ़ते हैं। जब आप सेक्शन 60 पढ़ेंगे तो सेक्शन 60 में आपको 3-4 पॉइंटर्स दे रखे हैं। उसके अंदर पहला पॉइंटर है कि जो बंदा, जैसे मैं, जैसे ए है, ठीक है, जैसे ए है, ठीक है, ए है, बी है, और ये भाई साहब कौन पढ़े हैं, ये है राम। ठीक है, तो राम को मार दिया है बी ने। ठीक है, अब ए जो है, ए वहीं पे खड़ा था, जैसे यहाँ पे इस घर में मर्डर हो रहा है तो ए भी वहाँ पे, ए वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेम प्लेस, है ना, एंड ही सॉ, है ना, दैट बी किल्ड राम। ठीक है, तो ये चीज़ उसने खुद अपनी आंखों से देखी। ठीक है, ये उसकी प्रेजेंस प्रूव हुई कोर्ट में कि यस ही वॉज प्रेजेंट एट दैट प्लेस। ठीक है, बट वो ये सब देख के फुर्र हो गया वहाँ से, मतलब भाग गया। ठीक है, तो उसने फिर कोर्ट में आके गवाही दी कि हाँ भाई मैंने देखा था उसको मारते हुए, उस टाइम पे ये टाइम हो रहा था, ये जगह थी, तो उसकी। उसके बाद आपका हर्ड हो गया। हर्ड में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए बी खड़े हैं, ठीक है, और ये कौन है आपके, ये समझ लीजिए राम है। ठीक है, तो राम, ये सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो राम जब मरने वाला था, ठीक है, और इसने गन चलाई इसके ऊपर, तो गन चलाते टाइम जब वो शूट करने वाला था, बी शूट करने वाला था, तब जो ए था, ठीक है, ए ने सुना कि वो सुनकर ही यहाँ पर ए ये सुनकर ही वहाँ पर आया, है ना, कि जो बी है, बी से राम बोल रहा था कि बी प्लीज डोंट किल मी, बी प्लीज डोंट किल मी, प्लीज डोंट शूट मी, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसने खुद सुनी कि भाई कोई मर रहा है, ठीक है, और वो नाम ले रहा है एक ही बंदे का जो वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और उसने, उसके हाथ में गन भी है, उसने शूट किया। तो ये सुनते सुनते आपका ए यहाँ पे आया था। ठीक है, तो जो ये वाली बात हो गई, है ना, तो ये बात ऐसा तो है नहीं कि ए ने किसी और से सुनी है। ए ने किससे सुनी है, ए ने आपकी सामने खुद सुनी है। ठीक है, बी अब सुन के ही वो वहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये रेलेवेंट हो गई आपकी ओरल एविडेंस में। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। फिर आपका हो गया परसीव्ड। अब परसीव्ड क्या हो गया भाई, परसीव्ड मतलब परसीव्ड की रेलेवेंसी कैसे होगी, परसीव्ड बाय द सेंसेस, है ना, और अदर थिंग्स। तो परसीव्ड बाय सेंसेस मतलब हो गया कि जैसे आपके सेंसेस कौन से पता होंगे आपको, ठीक है, बचपन में पढ़ा था। तो जैसे आपने कोई स्मेल ली, कोई टेस्ट लिया, तो स्मेल टेस्ट यहाँ पे कैसे रेलेवेंट होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए गया बी के घर पे, ठीक है, उसका फ्रेंड था, उसके घर पे गया कुछ काम से। जैसे वो दरवाजे पे गया, है ना, ए के रूम से एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। स्मेल जैसे कि बॉडी स्टिंग कर जाती है मरने के बाद, तो कैसी स्मेल आती है, बहुत भयानक स्मेल आती है ना। तो वो जो स्मेल उसको आई, तो उससे उसको कुछ डाउट क्रिएट हुआ। फिर गया वो पुलिस के बाद, उसने बता दिया, फिर उसके घर से लाश बरामद हुई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसलिए बताया मैंने कि देखिए परसीव्ड बाय द सेंसेस उसकी भी रेलेवेंसी है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट में है कुछ तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, ओरल में है तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोर्ट के सामने सबकी वैल्यू है अगर आप सच्चे हो तो। फिर आपका हो गया ओपिनियन। मेरा फ्रेंड है बी, ठीक है, और बी ने क्या किया, अपनी वाइफ को मार दिया। ठीक है, या उसकी पिटाई करता था, है ना, और ये सारी चीज़ें मुझे पता थी, है ना।
और वो बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता था। तो मैंने कोर्ट को बताया कि उसका बिहेवियर जो था, वो मेरा फ्रेंड था, मैं उसे अच्छे से जानती थी, है ना, और वो बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव करता था, वो अपनी वाइफ को मारता भी था। तो आई एम अवेयर ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, ठीक है। तो ये भी आपका डायरेक्ट एविडेंस हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल आई थिंक क्लियर हो गए। देन कमिंग टू, अच्छा डायरेक्ट जो है यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था डायरेक्ट? नहीं, इतना नहीं है डायरेक्ट, आगे भी है, आगे पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। राइटिंग पे मत जाइएगा, बोर्ड भी थोड़ा गंदा हो रखा है। तो एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस क्या हो गया? हियरसे एविडेंस अब क्या होता है, ये क्या नई चीज़ आ गई? हियरसे एविडेंस होता है सुनी सुनाई बातें, मतलब बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में कुछ बात हुई, इस बंदे की बात जाके किसी ने तीसरे चौथे को सुना दी, ठीक है, और उस तीसरे चौथे को जिसने सुनाई उसने फिर जब आगे पास ऑन की तो वो हियरसे एविडेंस हो गया, क्योंकि इसने तो डायरेक्ट सुनी थी, ठीक है, बट इसने किसी और को बताया तो ऑब्वियसली बात तो फिर आग की तरफ फैलती है ना। तो इसीलिए एक एडवाइस है, जब तक आप डायरेक्ट किसी बात को नहीं सुने सामने से, उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि बातें जो होती है वो बातें ऑल्टरेशन के साथ आती हैं। ये हम पढ़ेंगे, ये हमारा लॉ भी कहता है, ठीक है। तो हियरसे एविडेंस हुआ क्या भाई? जैसे कोई रूमर हो गया, है ना, कि ये लड़की जो है ये बहुत गंदी है, ये ऐसे ऐसे करती है, ठीक है, या कोई गॉसिप हो गई, किसी भी तरह की गॉसिप हो गई, ठीक है। तो गॉसिप हो गया मतलब किसी का मजाक उड़ा दिया, कुछ भी बोल दिया कि हाँ भाई ये ऐसे करती है, ऐसे करती है ना, बड़ा चढ़ा के, तो फिर वो सही नहीं हुआ ना, फ्रेजाइल हो गया सामने वाले के लिए। देन समवन एल्सेस माउथ, मतलब कि मेरे मुंह से बात नहीं निकली है ये, ठीक है, या मैंने खुद नहीं सुनी है, किसी और ने मुझे बताई है, ठीक है, किसी और ने किसी और के मुंह से सुनी, हो सकता है उसने किसी और के मुंह से सुनी होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी सुनी सुनाई बातें हो गई, ठीक है। तो इस पर भरोसा नहीं करना है, इसलिए कोर्ट भी इस पर जल्दी भरोसा नहीं करता है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट ओरल एविडेंस तो हम बात कर रहे थे कि हाँ मैंने जो बोला मेरी वैल्यू है कोर्ट के सामने, लेकिन मैंने कहीं से उड़ती हुई कोई गॉसिप जिसकी मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि इसकी वैलिडिटी क्या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, सो व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्दी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रूथफुल टू द कोर्ट, राइट। फिर आपका हो गया हाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन, मतलब क्या है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी अगर आप ऑब्जर्व की होगी तो कोई भी बात जो होती है एक फॉरगेटिंग साइकिल होती है ह्यूमंस की, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जैसे अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी हुई, अगर हम कुछ पढ़ते भी तो एग्जाम में क्या सेम सेम लिख के आ जाते हैं, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर ही देते हैं। तो वैसे ही जब हम किसी की बात किसी को बताते हैं, हमारे इमोशन चेंज होते हैं, हमारी कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, ठीक है। बात करने के लहजे में कुछ जो इंटरप्रिटेशन होता हो सकता है सामने वाले ने कुछ और बोला हो, हमने कुछ और समझा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान इसलिए कि यही चीज़ कोर्ट भी लेके चलती है, ठीक है, कि इसलिए ये ट्रस्टवर्दी नहीं है इन सारे फैक्टर्स की, और इससे ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया है। बट बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती है, बात आगे है। आगे ये है कि इसकी भी वैल्यू है भाई। अब इसकी वैल्यू कैसे है, इसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। सेक्शन 6 जो होता है, सेक्शन 6 है क्या, सेक्शन 6 क्या है ना, सबको पता होगा, रेस जस्टिस जिसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन हो गया कि कोई मतलब कि मान लीजिए कोई घटना घटी है, कोई क्राइम हुआ है, तो घटना घटने के दौरान आपकी 5-6 ट्रांजैक्शन तो हो ही जाती हैं, या अगर हुई है कोई, है ना, कि कोई भागते हुए आया, है ना, उसके हाथ में चाकू था, वो चाकू लेके आया, दरवाजा उसने तोड़ दिया, ठीक है, किसी का गला दबाया, कोई चीखा, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, फिर मर्डर हुआ किसी का, ठीक है, फिर वो भागते हुए खून वाला चाकू लेके भागा, तो अब ये सारी क्या हो गई, ये आपकी सेम ट्रांजैक्शन में हो गई ना। क्यों हुआ ये पता होना चाहिए ना। एक्सेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि कोई बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि मेन मुद्दा है कि हाँ भाई क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप एविडेंस ढूंढ रहे हो और आपको ट्रांजैक्शंस मिल रही है कि हाँ ये पार्ट इससे, ये जो कड़ी है इससे कनेक्टेड है, ये कड़ी इससे कनेक्टेड है, ठीक है, वो दया वाला। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी रेलेवेंट हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपका हो गया एडमिशंस और कन्फेशंस।
अब एडमिशंस और कन्फेशंस की क्यों वैल्यू है, मतलब ये क्यों एक्सेप्शन हो गया हियरसे एविडेंस का और ये ओरल एविडेंस में क्यों आएगा? क्योंकि कोई एडमिशन दे रहा है, जैसे मैंने एडमिट किया कुछ कोर्ट के सामने, जैसे मैंने कोर्ट के सामने एडमिशन दिया, ठीक है, एडमिशन दिया मतलब कि कुछ मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ऐसे 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 हुआ था, मुझे पता है इस बारे में या मुझे नॉलेज है, और वो चीज़ जो है, वो ट्रांजेक्शन जो है वो रिलेटेड है आपकी फैक्टेड इश्यू से या फिर जो मेन इश्यू है आपका, ठीक है, तो उससे अगर रिलेटेड है या किसी रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ओरल एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। देन कमिंग टू कन्फेशंस। अब कन्फेशंस और एडमिशन में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। कन्फेशन क्या होता है आपका? कन्फेशन होता है किसी भी गिल्ट का आपने एडमिशन कर लिया, मतलब मैंने किसी का खून किया, ठीक है, मैंने कोर्ट के सामने बोल दिया हाँ मैंने इस लड़की का खून किया, मैंने इसको मारा। 32 एंड सेक्शन 33, ठीक है, तो सेक्शन 32 हो गया आपका क्या, पता ही होगा सबको 32 क्या है। 32 का एक पार्ट है क्या, डाइंग डिक्लेरेशन का, सबको पता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन होता है आपका कि जैसे किसी ने मरते टाइम कोई स्टेटमेंट वगैरह दे दिया है ना, जैसे कि निर्भया वाला केस में आपको पता होगा कि मरते टाइम उसकी कुछ कुछ बातें थी जिसकी वजह से उनको कन्विक्शन हुई थी, ठीक है, ये एक पार्ट है उसका, आपको पता होगा इसके बारे में। देन कमिंग टू बुक ऑफ अकाउंट। अब बुक ऑफ अकाउंट क्या है आपका, सेक्शन 34 में दिया हुआ आपका बुक ऑफ अकाउंट। देन आपका एक्सपर्ट स्टेटमेंट। एक्सपर्ट स्टेटमेंट क्यों एक्सपर्ट स्टेटमेंट इसलिए उसकी वैल्यू है आपका सेक्शन 45 अगर पढ़ेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन, तो वो ये कहता है कि भाई कोई बंदा जो है उसको इस फील्ड में एक्सपर्टीज है, कितने सालों से वो इसकी रिसर्च कर रहा है या इसके बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। प्रोवाइजो 1 क्या बात करता है आपका, प्रोडक्शन ऑफ ट्रीटीज, है ना, मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था, है ना, तो उसका जो जिसने बनाया वो मर गया, है ना, या तो मर गया या फिर वो नहीं आ सकता, है ना, या फिर जैसे कि विदेश चला गया है, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे, है ना, तो वो चीज़ हो गई। या फिर डिले हो गया कोई, ठीक है, या मिल ही नहीं रहा, भाग गया कहीं पे, है ना, छूट गया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस पर अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन होगा किसी का, एक्सपर्ट अगर उस पर जो बोलेंगे तो उसको भी रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है। आपका फिर हो गया प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल थिंग, ठीक है, कोई जो मेन डॉक्यूमेंट होगा उसका प्रोडक्शन की बाय इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए, जांच करने के लिए, तो वो भी कोर्ट मंगवा सकती है और वो ओरल एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।